तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर दोबारा शुरू किया था और ज़्यादा नहीं कवर किया था। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असेसमेंट पढ़ा था, डोमेन्स पढ़े थे, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, असेसमेंट मेथड्स और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, आज जो है हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर। हेलो पलक, हाय पलक, कैसे हो पलक? ओके, तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पेज नंबर 5 पे है। यहाँ से थोड़ा सा जो है चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती है और टॉपिक्स भी थोड़े से डीपली आगे बढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले एक्चुअली इसमें इन्होंने यही बताया कि जो भी थ्योरीज इंटेलिजेंस की जिन जिन लोगों ने दी हैं वो थ्योरीज यहाँ पे बताई है, जिसको दो ब्रॉडर पार्ट्स पे डिवाइड कर रखा है, या तो साइकोमेट्रिक अप्रोच है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। साइकोमेट्रिक अप्रोच पहले हुआ करती थी, फिर जो है उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आ गई। आजकल मतलब ऑब्वियसली दोनों चीज़ें कंसिडर होती हैं, बट हम जो है इंटेलिजेंस को मेजर करना हो तो कई लोग जो है साइकोमेट्रिक, कई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दोनों ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले कवर होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है, जो कि 2 मार्कर में भी आ जाता है और 4 मार्कर में भी आ जाता है। इतना सही दिया हुआ है, एग्जाम्पल आगे बहुत सारे हैं तो उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज करे हैं और इन लोगों ने। हाँ अर्चित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। आवाज़ तो नहीं आ रही, मैं तो ज़ोर से ही बोल रहा हूँ अर्चित। ईयरफोन चेक करो, यहाँ पे भी स्पीकर पे कनेक्टेड है। ईयरफोन चेक कर लो, दोबारा लगा के देख लेना। अब बेटर है कुछ? अब तुम्हारी नहीं आ रही? अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। ओके सर। चलो कोई नहीं। तो इसमें इन्होंने साइकोलॉजी ने काफ़ी सारी थ्योरीज प्रपोज करी हैं और इसको 2 डायमेंशंस पे इन्होंने डिवाइड किया है, साइकोमेट्रिक अप्रोच या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच, और दूसरा जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के नाम से बताया। ये हम लोगों ने, जो बच्चे पुराने हैं उन लोगों ने तो पढ़ ही लिया है, बट ये दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कहता है, इंटेलिजेंस जो है एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच ब्रॉडर लेवल पे देख रहा है, अगर एक इंसान है, इंसान के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है तो वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, एग्रीगेट टोटलिटी, तो मतलब जैसे अगर आपके मार्क्स आते हैं बोर्ड्स में हर एक सब्जेक्ट में 95 95 95 95, तो आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच इस तरीके से कंसिडर करता है। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट में आप डिलीवर कर पाए परफॉर्मेंस, तो आप में एबिलिटी है, आप सोशियो भी क्रैक कर पा रहे हो, पॉल साइंस भी कर पा रहे हो, साइको भी कर पा रहे हो, अब इकोनॉमिक्स भी कर पा रहे हो, एंड सो जो भी चल रहा होता है। इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये भी इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को ये एक्सप्रेस करता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो सिंगल इंडेक्स क्या बोला गया, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हमारी बहुत तरीके की होती हैं। जैसे 11th में आप लोगों ने पढ़ाई है, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, नोइंग, ये सब चीज़ें हमारी कॉग्निशन में हमारा चले जाता है। तो कोई भी सिंगल इंडेक्स पे अगर हम लोग देखें तो जैसे एक इंसान बहुत कितना अच्छा याद कर पाता है, एक इंसान कितना अच्छा बोल पाता है, एक इंसान कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर पाता है, तो सिंगल इंडेक्स पे ये कैलकुलेट करके चल रहा होता है। ऑल्दो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आगे इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जब हमारे सामने आई तो कहते हैं, इसने जो है अच्छे से इनको समझाया। कहता है इट डिस्क्राइब्स द पीपल यूज इन डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स। ठीक है, तो आपकी रीजनिंग की बात करी गई, इंटेलेक्चुअल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करी गई। इसमें ये देखा जाता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट बंदा एक्ट करता है, रादर देन आप इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करो कि कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है इंटेलिजेंस का, किस किस चीज़ों को लेकर। हाँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये देखता है, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इट स्टडीज़ द कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो हालांकि ऑब्वियसली इंटेलिजेंस भी कॉग्निशन से ही पता चलता है, तो क्या क्या कॉग्निटिव फंक्शन एक इंसान कर रहा है, तब उसको सोच समझ के जो आप एक इंटेलिजेंटली बिहेव कर पा रहे हो, उसको हम लोग जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में पढ़ते हैं। आगे और क्लियर होएगा
फ़िलहाल अभी हम ये पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें एग्जाम्पल्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो आप ये यहाँ तक आप अभी नीचे आप देखोगे काफ़ी सारी थ्योरीज दी हुई है। इसमें 4-5 है, तो जिसमें ये सारी थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच की है। तो देखना साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या फ़र्क है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एल्फ्रेड बिनेट की थ्योरी आती है, जो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इंटेलिजेंस एज अ कॉन्सेप्ट को समझा इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, हमारा दिमाग जो है कैसे काम कर रहा होता है, कैसे मेंटली हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ में सारे लोग करते हो, है ना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो आप लोग हो, सब लोग कुछ ना कुछ करते होंगे। Prior to him, we find the notion of intelligence described in general ways in various philosophical treatises available in different cultural traditions. तो पहले उससे जानने से पहले लोग क्या करते थे, इंटेलिजेंस का ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई बोलते थे कि आप जो है बहुत बुद्धिमान हैं, हिंदी में इंटेलिजेंस को बुद्धिमान दिया जाए। उनकी बुद्धिमत्ता को जानने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते थे। तो कोई अच्छा धनुर्धर होता था, कोई अच्छा तलवारबाज होता था, कोई अच्छा गधेबाज होता था। ठीक है, तो कोई अच्छा वक्ता होता था, कोई अच्छा बोलता था, कोई अच्छा पढ़ता था। सबका देखा जाता था पुराने टाइम पे। नए टाइम पे जो है हमें चीज़ें बदलती हुई दिखी। तो बिनेट की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज रादर सिंपल एज इट अरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंडिविजुअल फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। तो इसने क्या बोला एल्फ्रेड बिनेट ने, एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई दूसरा इंसान उससे कम होएगा, उससे दूसरा इंसान कम होएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। और इसलिए इसने ये बोला कि he therefore conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in individual environment. ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर आप में किसी भी एक तरीका का इंटेलिजेंस है, आप उसको लेकर किसी भी और तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं था। अगर आप मान के चलो अकेडमिकली इंटेलिजेंट हो, तो सिर्फ शायद अकेडमिकली इंटेलिजेंट हो के बाकी सारे एरियाज़ में शायद नहीं होंगे। आप मैथमेटिकली हो, स्पेसिफिकली आप साइंटिफिकली हो, तो शायद बाकी एरियाज़ और डायमेंशन आप मिस कर जाते होंगे। तो ये देखने को मिलता था। इस थ्योरी को जब एल्फ्रेड बिनेट ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जब हम पैदा नहीं हो रखे थे एक्चुअली में, तो इसको नाम दिया गया यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, यूनिफैक्टर या वन फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली क्योंकि ये वन डायमेंशन पे कैलकुलेट करता था, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। और जो है इसमें ये बोला गया कि थ्योरी केम टू बी डिस्प्यूटेड व्हेन द साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड एनालाइजिंग डेटा ऑफ इंडिविजुअल व्हिच वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग बिनेट्स टेस्ट। तो बिनेट्स का जो टेस्ट था एल्फ्रेड बिनेट का, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने में। तो एक दिक्कत ये यहाँ पे देखने को मिली, तो जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ करके नई थ्योरी हमारे सामने आई। नई थ्योरी आई टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी 1927 में। इसने स्टैटिस्टिकल एक टेक्निक अपनाई, उसमें बोला कि दो फैक्टर थ्योरी हम लोग यूज़ करते हो। इंटेलिजेंस होता है दो तरीके का हमारा, एक तो जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। ठीक है, जी फैक्टर इज जनरल फैक्टर, तो मतलब ये वाला इंटेलिजेंस हर एक इंसान में मिलेगा। मुझ में भी है, दिशा में, अर्चित में, गुनगुन में, चैतन्य, पलक, कीर्ति, आदित्य, आराध्या, सब लोगों में ये किसी न किसी में होता है। स्पेसिफिक फैक्टर कुछ स्पेसिफिक लोगों में होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक लोग भी नहीं बोल सकते, बट ये टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया हुआ है। जी फैक्टर सबके अंदर है, और इसके साथ साथ इन्होंने बोला एस फैक्टर जो है उसके लिए कई सिंगर्स, एक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, एथलीट्स, ये लोग जो है स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है, और इसमें जो है इस डोमेन में ये एक्सेल कर जाते हैं। तो ये सारा जो कैटेगरी अगर आती है, ये हमारी एस फैक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अब दिशा गिटारिस्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने भी बताया था पहले, दिशा गिटारिस्ट है, गुनगुन फोटोग्राफी करती है, अर्चित आर्चरी करता है, आराध्य क्रिकेट खेलता है, चैतन्य के अपनी डिबेटिंग स्किल्स है, पलक डांस कर रही है, मैं आजकल उसको डांस करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है वो क्या करती है एग्जैक्टली। कीर्ति जिससे नॉवेल्स भी पढ़ रही है, पेंटिंग्स भी करती है, तो सबका अपना अपना हम बोल सकते हैं। हमारे पास जनरल फैक्टर होने के साथ साथ एस फैक्टर भी मौजूद है हमारे अंदर। ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दो राय वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐश्वर्या राय एक ही है। ठीक है, तो ये एक इन्होंने बात बताई है। ओके, सो ये बात हुई। अब इसकी थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म मिला, तो ऑब्वियसली थ्योरी के साथ थ्योरी आई जा रही थी, तो सबको क्रिटिसिज्म मिले जा रहा था। तो नई थ्योरी आई, ये लुइस थर्स्टन ने दी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और इसमें इन्होंने बोला कि 7 तरीके की प्राइमरी एबिलिटीज़ होती है जो कि हर एक इंसान के अंदर होती है, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिंपल है वैसे तो, पर अपने से रिलेट करके या समझोगे तो ज़्यादा ईजी लगेगा।
ये कहते हैं हर एक इंसान के अंदर और इंडिपेंडेंट है। वर्बल एबिलिटी होती है, आप वर्ड मीनिंग समझ पाते हो, कॉन्सेप्ट आइडिया समझ पाते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती है, आप कैलकुलेशन वगैरह ढंग से अच्छे से कर पाते हो। स्पेशियल रिलेशंस होते हैं, आप पैटर्न्स एंड फॉर्म्स एंड डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट समझ पाते हो। परसेप्शुअल स्पीड होती है आपकी, कैसे आप जो है एज्यूम कर पाते हो चीज़ें, या आपका नज़रिया क्या है, कितना जल्दी है, फास्ट है चीज़ों को समझने का। वर्ड फ्लुएंसी होती है, आप जो है अपने शब्दों को बहुत अच्छे से यूज़ एंड फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली यूज़ कर पाते हो। मेमोरी है, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग द इन्फॉर्मेशन। एंड इंडक्टिव रीजनिंग, दैट इज डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। ठीक है, तो इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आपने 11th में किया था। डिडक्टिव इज हिपोथेसिस, एजम्पशन, ऐसा 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 हो सकता है। इंडक्टिव मतलब सब में से सिर्फ एक आंसर निकालना होता है, ठीक है, जो कि फाइनल माना जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, ये थी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इसकी थ्योरी को भी क्रिटिसिज्म मिला, तो अब जो है आर्थर जेनसन आए। आर्थर जेनसन ने हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि इंटेलिजेंस 2 लेवल्स पे काम कर रही है, लेवल 1 एंड लेवल 2। जैसे मॉल में पार्किंग होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर हम गाड़ी पार्क करके आ जाते हैं और भूल जाते हैं हम कि कौन से लेवल पे लगाई थी। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो लेवल 1 लेवल 2 है। लेवल 1 क्या है? एसोसिएटिव लर्निंग है, जिसमें ये कहते हैं आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। तो जो दिमाग में जाएगा उतना ही आउटपुट आप बाहर निकालोगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया रट्टा मारना या फिर आपकी एक्चुअल मेमोरी। तो जो रट्टा मारोगे एज इट इज़ प्रोड्यूस कर दोगे, तो आप रट्टू तोते की तरह ऐसे ही कर रहे होते हो। एंड लेवल 2 क्या है? कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप छोटी क्लासेस में हॉट्स के क्वेश्चन करते थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो लेवल 2 में आप एक्चुअली में हाई ऑर्डर स्किल्स यूज़ करते हो, एक इनपुट को एक डिफरेंट आउटपुट में कन्वर्ट करके लेकर आते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक चीज़ें इन्होंने लेवल 1 लेवल 2 का बताया। ये सब अभी हम जितना भी अभी हमने पढ़ा है और एक और अभी हम पढ़ेंगे, ये सब साइकोमेट्रिक अप्रोच है। तो आप देखोगे बहुत छोटे डायमेंशन पे ये काम कर रहा है। आगे इन्होंने फर्दर जो लास्ट टॉपिक बताया वो है जेपी गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इसको ओसीपी मॉडल भी बोला जाता है, ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये जेपी गिलफोर्ड ने थ्योरी दी थी। और इसमें क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। इसमें आप जो काम करते हो वो ऑपरेशन है। इसमें आपको चीज़ें याद, मेमोराइज, रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्ज प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन और इवैल्यूएशन करना पड़ता है। कंटेंट, जिस मटेरियल और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। इसमें विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें कवर हो जाती है। आपके बिहेवियर, एटीट्यूड और नीड्स के बारे में भी पता चलता है। एंड प्रोडक्ट इज़ टू रेफर टू द फॉर्म इन विच इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस बाय द रिस्पॉन्डेंट, कि कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करी गई है। ठीक है, विच इज़ प्रोडक्ट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया गया इनटू यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशंस। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है जो कि इन्होंने बताया। अब ये तो मैंने बोल तो दिया, पर ये एग्जाम्पल इसका समझेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करिए। जब मैंने जब भी ये पढ़ाया टॉपिक, तो मैंने सिंपल से, अगर आप कोई अपना स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो व्यंजन बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा, विच इज़ आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। ठीक है, क्या क्या करेगा, और वो करना पड़ेगा हमें कंटेंट के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको शाही पनीर बनानी है फॉर एग्जांपल, या किसी की भी कोई भी फेवरेट डिश है, जैसे मान के चलो हम मिक्स वेजिटेबल मान लेते हैं। ठीक है, तो मिक्स वेजिटेबल आपने कहीं देखा होगा, तो मिक्स वेजिटेबल बनते वक्त आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो गई होंगी। आप कढ़ाई लोगे, उससे पहले आप सारी सब्जियां काट लोगे, उसको धोगे, कढ़ाई लोगे, तेल डालोगे, सब्जियां डाल दोगे पहले अगर फ्राई करनी है तो, या फिर नॉर्मली जो है पहले प्याज व्याज भुनोगे, टमाटर भुनोगे, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, ये मैं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद उसको सब्जियां भुनोगे तो अकॉर्डिंगली सब्जी बन के आ जाएगी। तो इसमें क्या कहने की मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ऑपरेशन आप करते हो तो आपको चीज़ें याद रह गई। कंटेंट, किसके ऊपर आपने काम किया, आपने सब्जियों के ऊपर, मसालों के ऊपर काम किया। और प्रोडक्ट आपका फाइनल जो है आउटकम हो गया एक तरीके का, कि जो आपने आउटकम बनाया कि हमने भाई मिक्स वेजिटेबल बोली गई थी, अब हम इसको नान के साथ खाएंगे बटर लगा के। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई इसको समझा जाए तो। और ये जितने भी अभी हमने थ्योरीज पढ़ी, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, लेवल 1 ओसीपी मॉडल, ये सारा साइकोमेट्रिक अप्रोच है। ये सब साइकोमेट्रिक अप्रोच है। ठीक है जी, और साइकोमेट्रिक अप्रोच इन्होंने पीछे एक्सप्लेन कर ही दिया था। ओके, एनीवन हैज़ एनी डाउट्स? इतना समझ आया? चैतन्या, पलक, कीर्ति? वन फैक्टर थ्योरी में ये जो लाइन है, therefore concept
intelligence as consisting of one similar set of abilities ये वाली समझा दूँगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि देयरफॉर कॉन्सेप्चुअल इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी। सो वन सिमिलर सेट ऑफ, इसको ना दो तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ के बारे में बात करी जा रही है। तो जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर अगर तरीके की एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, तो हो सकती है किसी भी तरीके की, या फिर हम लोग एक ही एबिलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। क्या एक इंसान, मतलब एक इंसान के अंदर एक तरीके की एबिलिटी है, वो अपने उस एबिलिटी को यूज़ करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कीर्ति यूबिंग, अगर हम लोग बोल रहे हैं तुम बहुत अच्छे पेंटर हो, बहुत अच्छे पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बहुत अच्छा रिलेशन बना पाते हो पेंटिंग्स का, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाते हो। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना के अगर हम बात करें इसकी, तो तुम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम या आजू बाजू की जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, उसको ठीक कर सकते हो। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ बताए। सिमिलर सेट ऑफ, अगर हम पेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी है, ये सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ है। तो वो तुम उसी दायरे में रह जाओगे एक तरीके से देखा जाए तो। ये इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। अब समझ आया कीर्ति कि नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। चैतन्य, आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। ओके, इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में जो है हमें बताया जा रहा है। और इसमें क्या बोला है इन्होंने, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, हर तरीके से आता है ये क्वेश्चन, और हर बार किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। साइकोमेट्रिक अप्रोच अभी हमने जो पढ़ा, मैंने आपको मार्किंग स्कीम नहीं बताई, बहुत कम आया है बोर्ड्स में ये लिखने को, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देना तो नहीं है, बट ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस पर सब 1 1 2 2 मार्कर ही रहा है। और OCP मॉड्यूल जो लास्ट है वो 3 4 मार्कर आ सकता है, वरना जो है सब 1 1 2 2 मार्कर। स्कूल में तो बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो आप इसको उस तरीके से ही करोगे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर बढ़ता है। ये 6 मार्कर जब आता है तो 8 के 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 4 मार्कर आता है तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं एटलीस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर हमें खेलना पड़ता है। 6 मार्कर है 8 पॉइंट, 4 मार्कर है 6 पॉइंट्स। और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं आजकल, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बट ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। अभी जस्ट हमने थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पढ़ा है लुइस थर्स्टन का। उसने बोला था कि 7 तरीके की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं हर एक इंसान में, उसी का थोड़ा सा इलेबोरेटेड वर्जन है। बट इसको हम लोग समझ सकते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें इसने बताई है। क्या कहते हैं, ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, आपको उसका नाम याद रखना है, आधा मार्क्स कट जाता है अगर जिसका नाम नहीं लिखते हैं तो। इसने प्रपोज करा था, इसके हिसाब से इंटेलिजेंस कहता है कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती, बहुत तरीके की इंटेलिजेंसीज एक इंसान के अंदर होती है, और हर एक इंटेलिजेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। जैसे लुइस थर्स्टन भाई साहब ने बोला था जाते जाते, ठीक है, कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट चल रहे होते हैं इंटेलिजेंस। दिस मीन्स दैट अगर एक इंसान एक तरीके का इंटेलिजेंस शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो किसी दूसरे इंटेलिजेंस में हाई और लो होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। गार्डनर ने ये भी बात सामने रखी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो देखो, एक तरीके से क्या है, ये साइकोमेट्रिक भी बता रहा है, दूसरे तरीके से क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी बता रहा है। बिकॉज कहते हैं सब चीज़ें मिलकर आप जो एक सोल्यूशन पे फाइनली निकलते हो, और एक्चुअली में होता भी यही है, सारी इंटेलिजेंसीज इकट्ठे काम कर रही होती है। सो गार्डनर ने बताया ही स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन्स who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 types of intelligence। अब देखना आप लोग कहाँ कहाँ इसमें माहिर हो, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लिंग्विस्टिक के बारे में बात करी है। लिंग्विस्टिक दैट इज स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। इट इज़ द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस one's thinking and understand others। Persons high on this intelligence are word smart, that is they are sensitive to different shades of word meanings, are articulate and can create linguistic images in their mind। Poets and writers are very strong in this component of intelligence। तो as simple as that, शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, प्रयोग नहीं उपयोग एक्चुअली में, और उसको यूज़ करके आप जो है अपने शब्द पिरो के किसी के सामने रखते हैं, ये लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं। पोएट्स एंड राइटर्स ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं इस तरीके से। जैसे आज मैं नारायणा जा रहा था तो गणेश उत्सव चल रहा है,
तो मैंने भी ऐसी रेड लाइट पे ऐसी गणेश की मूर्तियाँ देखी, लाइन लगी हुई थी, तो आज मेरे ऐसे मन में थॉट आया, तो मैंने बोला बड़े दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी, तो आज मैंने अभी व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह पे डाला हुआ है। तो मैंने वही बोला कि क्योंकि ये शब्दों का ही है कि मैंने ये बोला कि जिस गरीब की झोपड़ी से तू बिकता है भगवान, कभी उसको भी अमीर बना दे। शब्द हैं, थॉट्स हैं, इकट्ठे देखा। अब कहाँ मैंने वो देखा गया रिलेशन, फिर मैंने इसको रखा कि जिस गरीब की झोपड़ी से तू बिकता है भगवान, कभी उसको भी अमीर बना दे। कई अरसों से सिर्फ अमीरों को अमीर होते हुए देखा है। तो मेरे खुद के शब्द थे, मेरे खुद की थॉट थी, तो काफ़ी सारी इंटेलिजेंसीज काम करी होंगी इसके अंदर, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं किया, तो मैंने ये शब्द पिरो के इस तरीके से मैंने उसको जो है बोल दिया, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का यहाँ पे काम होता है। फिर लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटीज़ की बात करी जाती है। इसमें स्पेसिफिक साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। तो जो लोग इसमें हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, ये लॉजिकली एंड क्रिटिकली सोच पाते हैं। दे इंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जो कि अभी मैंने जस्ट बात बताई थी, एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लॉजिकली मैथमेटिकली सोच पाते हैं, क्रिटिकली सोच पाते हैं। वैसे तो सारे सोचते हैं, बट थोड़ा सा इसमें मैथ्स का भी जो है रोल है, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एज इट इज़ लिखना है, तो इसमें आपको वही है कि इसका मतलब क्या है और पर्पस क्या है, क्या करते हैं और कौन इसका एक्चुअल में एग्जाम्पल है, वो आपको लिखना होता है। तो 3 पार्ट्स में एक पॉइंट कवर होता है, वैसे ही आपको लिखना है, इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं करना आपको, ठीक है। फिर स्पेशियल स्किल्स के बारे में बताया है, स्पेशल स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। तो उसमें स्पेशल मतलब आप जो है अपने ख्याली पुलाव पकाते हैं, उसमें पुलाव नहीं डालना है आपको ख्याल करना है, इमेजिन करना है चीज़ों के बारे में। इमेजिन करते करते काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं। तो बी इट राइटिंग, बी इट पेंटिंग, ठीक है, बी इट म्यूज़िक, ठीक है, कुछ भी किसी तरीके से जहाँ पे ये चीज़ चल सकती है। तो इसमें आप क्या करते हो, इट रेफर्स टू द एबिलिटीज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग, यूजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। द पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस कैन ईजिली रिप्रेजेंट द स्पेशियल वर्ल्ड इन माइंड। Pilots, sailors, sculptors, painters, architects, interior decorators, surgeons are likely to have high developed spatial intelligence. क्या कहाँ है, कैसे रखा जाएगा, कैसे इंटीरियर डेकोरेशन करनी है, कैसे बिल्डिंग का नक्शा बनाना है, कहाँ प्लेस होएगा, किस तरीके से, वो सब चीज़ें बताई जाती है। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस का पार्ट हो जाता है। म्यूज़िकल है, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, कई लोगों को ये पता ही होगा। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। तो जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स होते हैं, वो लोग बड़े हाईली सेंसिटिव होते हैं म्यूज़िक को लेकर। पर्सन आई ऑन दिस इंटेलिजेंस वेरी सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशन एंड इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो तक धना दिन धा ये साउंड है, ता का धन धिन धा ध, ये साउंड नहीं है, तो पैटर्न यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो जिनको पता होता है वो अच्छे से इसको समझ पाते हैं, ठीक है। म्यूजिकल पैटर्न। बॉडीली काइनेस्थेटिक है ओके, दोबारा बोल देता हूँ। उसके बाद इन्होंने बॉडीली काइनेस्थेटिक के बारे में बात करी है, विच इज़ यूजिंग होल पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली क्रिएटिवली कौन यूज़ कर पाता है, योगा वाले लोग हैं, जो जिमनास्ट कर रहे होते हैं वो वाले लोग हैं जो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज़ कर पाते हैं। तो इसमें आप अपनी बॉडी को या पोर्शंस को इस तरीके से डिस्प्ले करते हो, अलग अलग तरीके की बॉडी शेप्स वगैरह बना लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिमनास्ट एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। उन लोगों के अंदर ये इस तरीके की इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। देन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है, काफ़ी बार आपसे 1-1 मार्कर में पूछा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, लिख लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 6 हर सेंस में आया हुआ है। तो ये जो मैंने अभी पार्ट्स पढ़े भी हैं, तो ये सब 1-1, 2-2 मार्कर आया हुआ है, कुछ ऐसे कटा शटा नहीं है कभी, ठीक है। इंटरपर्सनल होता है जब आप एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हो, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस है। कई लोग कम्युनिकेशन में भी बोलते हैं, बहुत तरीके की तरह से इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटरपर्सनल दूसरों के साथ होता है, इंटर मतलब दूसरा, इंट्रा मतलब खुद के साथ, इंटर दूसरों के साथ, इंट्रा खुद के साथ। तो इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, and this is the skill of understanding motives, feelings and behavior of other people so as to bond into comfortable relationship. Psychologists, counselors, politicians, social worker, religious leader are likely to possess high interpersonal intelligence.
ठीक है, इन लोगों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फिर इन्होंने इंट्रापर्सनल के बारे में बात करी है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? जिसमें आप खुद के फीलिंग्स, मोटिव, डिज़ायर्स के बारे में आप अच्छे से अवेयर होते हो। मैं अच्छे से अपने आप को जानता हूँ, मेरे शारीरिक वातावरण के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो मुझे अच्छे से पता है। ऐसे लोग जो हैं काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर, जो मेडिटेशन वगैरह, ध्यान लगाते हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह, वो सब भी इस कैटेगरी में लाया करते हैं। दिस रेफर्स to the knowledge of one's internal strength and limitation and using that knowledge to effectively relate to others. Who am I? What am I? कौन हूँ मैं? शारीरिक तत्व पंच धातु से बने हुए हैं, फिर मैं मिट्टी में मिल जाना है मर के मैंने, या दूसरों की मदद के लिए पैदा हुआ हूँ, तो हर चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। एंड पर्सन हाई ऑन दिस एबिलिटी है फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टिंग एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। फिलोसफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में बात आती है। और अगर हम इसमें सिंपल से बोले तो जीव जंतु, पेड़ पौधे के बारे में जो लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फ्लोरा एंड फौना को लेकर, जो कि इन्होंने बताया। तो दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीट awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making subtle discrimination in the natural world. Hunters, farmers, tourists, botanists, zoologists, bird watchers possess more of naturalistic intelligence. इन लोगों के अंदर जो है naturalistic intelligence ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे 8 इंटेलिजेंसेज है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं सारे के सारे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? पलक, चैतन्य, कीर्ति, आपको ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, ठीक है, डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी हमने साइकोमेट्रिक ख़त्म करके एक थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब जो दूसरी थ्योरी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड्स में आए हुए हैं, 2 हैं एक्चुअली, उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि रॉबर्ट स्टर्न भाई साहब ने दी थी मेरे पैदा होने के 2 साल पहले 1985 में। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक समय आएगा जब मैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भाई साहब की थ्योरी को पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल। आजकल इंडिविजुअल भी ये पूछ लेते हैं, वरना पुराने टाइम पे ये होता था कि पूरी क्वेश्चन थ्योरी लिखने को आती थी आपको 4 और 6 मार्कर की। ठीक है, यूजली ये क्वेश्चन 6 मार्कर का ही है, बट 4 और 6 में दोनों में आती है। लिखना आपको सारा ही है, कुछ नहीं कटता है इसमें से, छोटे छोटे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भाई साहब ने 1985 में दी थी। ये भाई साहब 1985 में देके उन्होंने बताया कि ये इंटेलिजेंस होता क्या है। स्टर्नबर्ग भाई साहब ने बोला कि मैं इंटेलिजेंस को कैसे देखता हूँ कि अगर एक इंसान अडेप्ट कर पाता है, शेप दे पाता है, सिलेक्ट कर पाता है एनवायरनमेंट अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, या फिर किसी सोसाइटी या कल्चर के गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको मैं इंटेलिजेंट मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। तो एक इंसान फ्लेक्सिबल, कहा जाए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहीं पे भी जाए अपने आप को ढाल ले, अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके उसी के अंदर। ठीक है, और अपने गोल को अचीव कर पाए या सोसाइटी के गोल्स को अचीव कर पाए, तो वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। इसके हिसाब से स्टर्नबर्ग भाई साहब ने बोला कि 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल। और इसमें इन्होंने एक डायग्राम देके भी बनाया विच इज़ ऑफ नो यूज़। हम सीधा इसका थ्योरी वाला पार्ट ही पढ़ते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या कहता है, जिसको हम लोग, दूसरा नाम है इसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। आपको इसका दूसरा नाम याद रखना है, एलियस नेम। ठीक है, तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को उर्फ के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एनालिटिकल इंटेलिजेंस। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी थिंक एनालिटिकली एंड क्रिटिकली एंड सक्सीड इन स्कूल। तो अगर हम बोल सकते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल में भी यही बात बोली गई थी पीछे, यहाँ पे एनालिटिकली क्रिटिकली सोचने की बात करी जा रही है। ये जो इंटेलिजेंस है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला ये, आप नॉलेज एक्वायर करते हो। तो आप सब अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हो? अभी इस टाइम पे आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में घुसता जा रहा होगा। ठीक है, तो नॉलेज एक्विजिशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे करनी है चीज़ें, ऐसे लिखना है आंसर, ऐसे करना है, ये करना है, तो आप चीज़ें उसके दिमाग में आपके स्टोर हो रही है। सेकेंड, मीटा और हाई ऑर्डर कॉम्पोनेंट है विच इन्वॉल्व्स
प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो जब मैं ये कर लूँगा तो आप सोचोगे यार मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, सर ने जैसे बोला वैसे करना है, इसमें थोड़ा सा मैं अपना भी घुसा देता हूँ, ऐसे प्रिपरेशन करनी है, वैसे करनी है। एंड थर्ड में एक्चुअली में परफॉर्मिंग द थिंग्स विच इन्वॉल्व एक्चुअली डूइंग द थिंग्स। तो जब टेस्ट आया तो ऐसे बोला था तो परफॉर्म कर दिया, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेंशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है, या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसके बाद एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। एक्सपीरियंशियल या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस का नाम से इसको बुलाया जाता है, विच इज इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स। तो यानी पास्ट में आपने कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया हो, उससे आप नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हाई है। ये आपके क्रिएटिव परफॉर्मेंस में दिख रहा होता है। जो बंदे इसमें हाई होते हैं वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट कर पाते हैं ओरिजिनल वे में, ताकि नई नई डिस्कवरीज या नई नई इन्वेंशंस कर पाएँ। दे क्विकली फाइंड आउट विच इन्फॉर्मेशन इज़ क्रूशल इन अ गिवन सिचुएशन। इसको हम लोग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। जैसे मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमें पता है वो जो थॉमस एल्वा एडिसन भाई साहब जी ने बल्ब बनाया था। तो जब वो बल्ब बनाया तो उसमें इनका कोट बड़ा फेमस है, हमेशा उनका कोटेशन काफ़ी बार आता है कि ही लर्नड एक्चुअली एंड ही केम टू नो, बोला जा सकता है कि 10,000 तरीके 10,000 वेज जिससे वो बल्ब नहीं बन सकता था। तो कितना इंटेंस एक्सपीरियंस रहा हो। तो वो पास्ट की जो है क्रिएटिव प्रॉब्लम या पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे कि अच्छा ऐसे नहीं होगा, अच्छा ऐसे नहीं होगा, अच्छा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ही लर्न 10,000 वेज टू हाउ नॉट टू क्रिएट अ बल्ब, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सब लोग करते हैं वैसे तो, पर एक जनरल बात है। फिर लास्ट इसमें बोला गया कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस। इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। तो डे टू डे लाइफ में हमारा क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग हमारे सामने आ रही होती है और हमारी एनवायरनमेंट की डिमांड को हमें पूरा भी करना होता है, कभी कुछ है कभी कुछ है। और इसमें क्या होता है, जब भी हम ये चीज़ कर रहे होते हैं तो इसमें इन्होंने बोला कि इसको स्ट्रीट स्मार्ट, आप कितने तेज़ तरार हो, कितने चालाक हो, मतलब ऑब्वियसली किसी का नुकसान करने के लिए नहीं वैसे। एंड इसमें बिजनेस सेंस में भी यूज़ किया जाता है। पर्सनस हाई ऑन दिस एस्पेक्ट इजली अडेप्ट टू देयर प्रेजेंट एनवायरनमेंट और सिलेक्ट अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट देन द एग्जिस्टिंग वन और मॉडिफाई द एनवायरनमेंट टू फिट देयर नीड्स। जैसे पीछे भी इन्होंने बताया था अभी कि आप एक एनवायरनमेंट चूज़ कर सकते हो, फेवरेबल एनवायरनमेंट बना सकते हो, तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें फ़िट हो सकते हो या हो जाओगे। तो इसीलिए ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ईजिली। और स्टर्नबर्ग की टायरकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या रिप्रेजेंट करती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए स्टर्नबर्ग ने जो है ये थ्योरी हमारे सामने दी थी। दिशा कुछ कह रहे हो क्या? म्यूट कर लो, हाईलाइट हो रहा है तो बार बार तुम्हारा, हाँ ठीक है जी। तो ये इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, ठीक है जी। तो इसमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 तीन तरह की थ्योरी, कॉम्पोनेंशियल, एनालिटिकल, एक्सपीरियंशियल, क्रिएटिव एंड कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। कि कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट, चैतन्य, पलक, कीर्ति, कोई डाउट यहाँ पे? बाकी भी कोई पूछ सकता है अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो। नो सर। ठीक है ठीक है नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, थैंक यू। तो एक टॉपिक अब छोटा सा और है वो करेंगे बस, फिर नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट जो है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ही है, इसको बोलते हैं पास मॉडल, ठीक है। पास मॉडल आपको पास करा सकता है अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो, क्योंकि ये 6 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। तो 6 मार्क्स 4 मार्क्स में टॉपिक आता है, बीच के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 1 1 2 2 मार्कर भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे तो सॉरी मैं आगे पढ़ देता हूँ फिर समझ आ जाएगा। तो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है ये 1994 में जेपी दास, जैक नगेलेरी एंड किर्बी ने दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। पहले क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता था, अभी लेटेस्ट में जैसे ना एक इस तरीके से भी आया क्वेश्चन जो मैंने जस्ट लाइन पढ़ी है अभी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन। 6 मार्कर का क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने बोला ये जो यूनिट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल, अटेंशन, कोडिंग, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अराउजल अटेंशन में इन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन अटेंड करने की कोशिश करते हो तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल हम मान सकते होएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा
अपने आप को जो है जागरूक रखना ही पड़ता है, जागते हुए। और अटेंशन भी है आपकी, सर बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है, क्या बता रहे हैं, क्या है, हमारा नाम ना बोल दे, हमसे कुछ पूछना ले, ठीक है, तो अटेंशन भी चाहिए। तो कहते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल अटेंशन ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आप इन्फॉर्मेशन ढंग से अटेंड कर पाओ। अगर कम होएगा और अगर ज़्यादा होएगा, दोनों ही नुकसानदायक है, ठीक है, वही इन्होंने बनाया। तो ऑप्टिमम लेवल जो है मेंटेन करना चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं बहुत तेज़ बोलूँ, ज़ोर से बोलूँ, सब लोगों ने ईयरफोन लगा रखे हैं, कान में दर्द होना शुरू हो जाए तो मज़ा नहीं आएगा। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही हो तो भी परेशान हो जाओगे। तो एक ऑप्टिमम लेवल हमारे मेंटेन करके चलना पड़ता है। अराउजल अटेंशन यही बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ। स्टेट ऑफ अराउजल इज़ बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स टू अटेंडिंग टू स्टिमुलाई। मैंने बोला गुनगुन, दिशा, अर्चित, चैतन्य, पलक, कीर्ति, राधे, अदिति, कल पार्टी है, आप लोगों को सबको आना है। पार्टी, अराउजल। अब अटेंशन, कैसे तैयार होना है, क्या पहन के जाना है, ड्रेस पहन के जानी है, साड़ी, क्या पहन के जाना है, खाने में क्या होगा सर, ठीक है, तो अराउजल अटेंशन है। अराउजल अटेंशन क्या इनेबल करता है, आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाओ। पार्टी पार्टी पार्टी, कान में रात तक, सुबह तक पार्टियाँ ही बजती रहेंगी। एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउजल focuses our attention to the relevant aspects of a problem. Too much or too little arousal would interfere with the attention. For example, when you're told by your teacher about the test which he or she plans to hold, it would arouse you to attend to the specific chapters. Arousal forces you to focus your attention on reading, learning and revising the contents of the chapter. Practically बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे अराउजल अटेंशन का दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात आती है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। जब भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आप इसको साइमल्टेनियसली प्रोसेस करते हो या फिर सक्सेसिव प्रोसेस करते हो, ठीक है। ये क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं पहले, और ये अलग से भी पूछ लेते हैं आपसे 1 1 2 2 मार्कर, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी पीछे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था 2018 के पेपर में, कहते हैं लर्निंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लर्निंग ऑफ टेबल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेसिंग है। तो कहते हैं यू कैन इंटीग्रेट द इन्फॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली। सब लोग करते हैं, ये लोग, मैं भी करता हूँ, आप सारे लोग डेली बेसिस पे करते हैं। साइमल्टेनियस टेक प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सब चीज़ें समझोगे, उसको एक मीनिंग अटैच करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फाइनल फॉर एग्जांपल RSPM है एक टेस्ट, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, जिसमें क्या होता है, एक पजल टाइप होता है, उसमें से 1-2 पार्ट्स वो रिमूव कर देते हैं और उसमें से आपको देखना होता है कि बेस्ट सूटेबल पार्ट कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। डिज़ाइन भी हो सकता है, इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से इसको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करते हो कि आप एक तरफ ये भी देख रहे हो कि पूरा पैटर्न क्या है, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हो कि कौन से वाला पैटर्न वहाँ पे फिक्स भी होएगा, तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर पाते हो, मीनिंग निकाल पाते हो। सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होता है, when you remember all the information serial wise so that recall of one leads to recall of another, ठीक है। तो लर्निंग ऑफ डिजिट, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल आर एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यही मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया था कि आप डिजिट है, अल्फ़ाबेट है, मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ये सक्सेसिव प्रोसेसिंग है क्योंकि एक के बाद एक कर रहे होते हैं। साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल और है, अभी जैसे आप लोग टेस्ट दे रहे हो 1 1 मार्कर के गूगल फॉर्म पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, MCQs आते हैं, MCQs में 4 4 पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, आंसर भी देख रहे हो, तो एक मीनिंग अटैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर जो सूटेबल होता है उस पर फटाक से टिक मार के आप उसको भेज देते हो। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है, ठीक है। मीनिंग मेकिंग के तरीके से आपको ये देखा जाता है। एंड लास्ट जो है प्लानिंग है। प्लानिंग क्या कहता है, दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी इंफॉर्मेशन अटेंड कर लेते हो, प्रोसेस कर लेते हो, प्लानिंग एक्टिवेट करते हैं, ये आपको ये बताता है कि कौन सा रास्ता आप चूज़ करोगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, एंड आप उसको इवैल्यूएट और उसकी इफेक्टिवनेस को भी देख रहे होते हो। अगर कोई प्लान काम नहीं कर रहा है तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके टीचर ने आपको ये बोल दिया है कि वेंसडे को ग्रुप का चैप्टर 7 का टेस्ट होएगा, तो आपको उसके हिसाब से अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, आपको डाउट्स लेने पड़ेंगे, और इफ़ यू दिलाने के लिए थैंक यू। आदाब एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू टैकल द चैप्टर असाइन फॉर द टेस्ट, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको लगता है IPL शुरू हो रहा है, आपको लगता है कुछ और कंपटीशन आ गया है, तो सर आपको रियायत बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो आपको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि सर हम कब टेस्ट दें, हमें तो टेस्ट देना है पर दे कब हम, ठीक है। तो आपको इसमें ऑल्टरनेटिव बेसिकली क्या, आपको ट्यूशन्स पढ़नी है, आपको स्कूल पढ़ना है, आपको टीचर से डाउन लेना है, आपको स्टडी विद फ्रेंड करना है, आप इसमें कोई भी रास्ता चूज़ कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अटेन योर गोल, ठीक है, वो इन्होंने बताया। तो ये था
अराउजल अटेंशन टू मच टू लिटिल नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। साइमल्टेनियस सक्सेसिव, साइमल्टेनियस मीनिंग मेकिंग इंटीग्रेट करके, ठीक है, और सक्सेसिव वन बाय वन। प्लानिंग, सब कुछ हो जाने के बाद प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, वो चीज़ करी जाती है। एंड कंक्लूड करते हुए इन्होंने बोला है ये जो पास प्रोसेस है ये नॉलेज बेस के ऊपर काम करता होता है, जो कि फॉर्मली डेवलप करते हैं हम लोग रीडिंग राइटिंग के थ्रू। ये जो प्रोसेस है इंटरैक्टिव और डायनेमिक नेचर है, इसका अपना फंक्शन भी है। दास और नगेलरी ने इसके लिए बैटरी ऑफ टेस्ट भी बनाए थे, विच इज़ कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये पहले बोर्ड्स में आता था, अब नहीं आता है, तो इसको वैसे स्कूल लेवल पे लिए याद कर लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive function presumed to be independent of schooling। तो मतलब स्कूल से बाहर कहीं लर्निंग और भी करते हो तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। और बैटरी ऑफ टेस्ट 5 से 18 साल के बच्चों के लिए बना हुआ है। द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट कैन बी यूज टू रेमेडी कॉग्निटिव डेफिसिट ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो जो उन बच्चों को कॉग्निटिव डेफिसिट्स होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स है, याद नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है चीज़ें, तो उनको ठीक करने के लिए बनाया जाता है। ये भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का पार्ट है, ठीक है जी। तो ये 6 मार्कर आता है। आपको जो लास्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा है वो नहीं लिखना होता है, वरना तीनों चीज़ें आपको लिखनी है, अराउजल, टेंशन, एसपी और प्लानिंग, ये एज इट इज़ लिखने, बाकी नहीं लिखना होता कुछ, ठीक है जी। ये समझ आया कीर्ति, पलक एंड चैतन्य एंड बाकी सारे लोग? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। हाँ सर। ओके, ठीक है। आई होप कीर्ति तुम्हें भी क्लियर हो गया हो। या सो हम, हाँ जी, तो आज हम इतना ही करते हैं और 4:53 हो रहे हैं, तो 5 और 5 पे हम लोग मिलते हैं पॉल साइंस की क्लास के लिए। या सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कीर्ति, आराध्या, पलक, चैतन्य, गुनगुन, अर्चित एंड दिशा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं आपको थोड़ी देर तक भेजता हूँ। थैंक यू, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।